2,500 करोड़ FCRA मनी आता है जी। ये सब कहीं ना कहीं ये सब इन लोगों के पास पहुंचता है। हम सब लोग है ना, इन द सेंस क्या है, द्रविड़ है ना। सनातन धर्म और हिंदू धर्म या हिंदुत्व का जो विरोध है, ये सारा इनको क्रिश्चियनों का अनफिनिश बिजनेस है, उसको पूरा करने का प्रयास है ना। कि इन लोगों ने इतना कुछ ही समय में इतना करप्शन किया है, पैसा खाया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते ना। आपको पता है दुनिया का मुसलमानों का सबसे ताकतवर एंड स्टिल्थ वॉरियर जिसको कहते हैं वो है तबलीगी जमात। उसकी सारी एक्टिविटी मेवात में हुई। तो नमस्कार दोस्तों, आज देख रहे हैं आप आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल और हमारे साथ हैं वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी स्वामी विज्ञानानंद जी। हम वीएचपी के कार्यालय में ही बैठे हुए हैं और आज हम बात करते हैं स्टालिन के बारे में या और अन्य विषयों के बारे में जो विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे स्टालिन के बारे में जानना चाहता हूँ। जो उनका बयान आया तमिलनाडु से कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, वो एक मलेरिया या डेंगू जैसा है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा? देखो क्या है, तमिलनाडु के अंदर प्री इंडिपेंडेंस जस्टिस मूवमेंट, फिर DK जिसको द्रविड़ कज़गम बोलते थे, EV रामास्वामी ने का संगठन, फिर उसके उसी से निकला हुआ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन DMK, इस जूनियर स्टालिन के ग्रैंडफादर करुणानिधि, ये सब लोग एक्चुअली तमिलनाडु में क्रिश्चियन फ्रंट थे फ्रॉम द डे वन। क्रिश्चियन मशीनरी के बिहाफ पर काम करते थे, यही लोग फंडिंग उनसे मिलता था। तो ये तो सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करने की बात करेंगे क्योंकि दे आर अस्टूज है ना। आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा 2,500 करोड़ FCRA मनी आता है जी। ये सब कहीं ना कहीं ये सब इन लोगों के पास पहुंचता है और ये सारा मूवमेंट शुरू से है ना, आज भी उन्हीं के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। अगर आज आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कन्वर्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है जी। और ये खुद नहीं बोल रहे हैं, उनके आका बोल रहे हैं, ये तो उनके फेस हैं। हमें क्या है कि इनको डिस्ट्रॉय करना है तो हमें हर लेवल पर काम करना होगा। इनके साथ लीगली भी लड़ना होगा, इनके साथ ग्राउंड में भी लड़ना होगा, पब्लिक में भी लड़ना होगा, इंटेलेक्चुअल भी लड़ना होगा और इनको एक्सपोज करना होगा कि ये हिंदू को और सनातन को नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये खुद तमिल जो सिविल कल्चर है ना, जो हिंदू का बहुत बड़ा पार्ट है, सनातन का बहुत बड़ा पार्ट है, सारा उसको डिस्ट्रॉय करना है ना। इसको दो चीज़ में मैं बोलता हूँ। अब इनसे लड़ने की ताकत क्या, जो मैंने बोलता हूँ कि भाई हम लोग बचपन में कहानी पढ़ा करते थे कि एक राक्षस हुआ करता था या दैत्य कह सकते हैं, वो बहुत ताकतवर था। एक किसी राज्य में जाकर के बहुत अत्याचार मार काट मचाया हुआ था, कोई भी उसके सामने सेना टिक नहीं सकती थी। तो वो राजकुमार इसका समाधान ढूंढने के लिए एक साधु के पास गया। साधु ने कहा कि भाई आप ये राक्षस को कैसे मारे, ये तो बहुत ताकतवर है, इसको कोई हमारी सेना लड़ नहीं सकती है। तो साधु ने कहा देखो, इसकी ताकत इसके पास नहीं है। जैसे हमारे कहानी में हो कि 7 समंदर पार एक पेड़ है, पेड़ के अंदर घोंसला है, घोंसले में एक चिड़िया है, उसमें इसकी आत्मा है। अगर तुम वहाँ जाकर उसको मार दोगे तो ये दैत्य मर जाएगा, ये दैत्य मर जाएगा। ऐसा ही किया उन्होंने। राजकुमार गया 7 समंदर जो भी टापू पर गया, आइडेंटिफाई किया पेड़ के बाद घोंसला को गया। अब वो चिड़ियों को पैर तोड़ा तो राक्षस का पैर टूट गया, चिड़िया का पंख तोड़ा तो इसके भी हाथ टूट गए, उसका गर्दन मरोड़ा तो इसका भी मर गया। वैसे ही ये जो DMK मूवमेंट, जूनियर स्टालिन, सीनियर स्टालिन और सारे बहुत सारे जो बोलने वाले लोग हैं, ये लोग तो सनातन के डिस्ट्रॉय तो करना का इनका जो मन है, साथ साथ जिसके ऊपर खड़े हैं तमिल, जिनको सपोर्ट करते हैं भाषा के नाम पर, उसको भी डिस्ट्रॉय किए हैं जी। और मैं तो बोलता हूँ कि देखो, मैं IIT चेन्नई में ही, जिसको IIT मद्रास कहते हैं, वहाँ भाषण दे रहा था। तो मैंने कहा देखो, हम सब लोग है ना, इन द सेंस क्या है, द्रविड़ है ना। क्योंकि हमारे जो वर्तमान में मनु, जिनके हम लोग वंशज हैं,
वो उत्तर भारत से नहीं है, राजर्षि द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत मनु है, उनके वंशज हैं। तो ऐसे तो पूरा भारत द्रविड़ है। नियमतः द्रविड़ क्या है, विंध्य पर्वत से उस पार या नर्मदा के क्रॉस करते ही पंच द्रविड़ा कहे जाते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, जो 5 लोग हैं वो द्रविड़ कहे जाते हैं ना। दक्षिण, द्रविड़ का अर्थ है दक्षिण, है ना। और पहले द्रविड़ मराठी होते हैं जी, तमिलनाडु वाले नहीं होते हैं जी जी जी। इसलिए राहुल द्रविड़ देखो मराठी है, वो अपना नाम राहुल द्रविड़ करता है। तमिलनाडु में किसी लोगों के नाम प्राचीन में द्रविड़ नहीं आपको मिलेगा। ये रीजनल है, एरिया है, जिसको कहते हैं क्षेत्र का हमारा परिचायक है। ऐसे ही हमारे पंचगौड़ा हैं, ये कर्नाटक वाले गौड़ा नहीं। पंचगौड़ा का अर्थ अंगा, बंगा, कलिंगा, मगध एंड कामरूप। अंगा मीन्स नॉर्दर्न बिहार, बंगा मीन्स बंगाल जो आजकल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है, मगध माने सेंट्रल बिहार, कलिंग माने उड़ीसा, और कामरूप मीन्स आसाम नॉर्थ ईस्ट। ये हमारे रीजनल एरिया है। वैसे ही हमारा आइडेंटिफिकेशन था, जिसको कहते हैं ना, ये किसी तरह से ये लोग सनातन धर्म और हिंदू धर्म या हिंदुत्व का जो विरोध है, ये सारा इनको क्रिश्चियनों का अनफिनिश बिजनेस है, उसको पूरा करने का प्रयास है ना, उनका एफर्ट्स है। क्रिश्चियनों को लगता है हमने दुनिया भर में सब जगह सभी धर्मों को हमने नष्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ये भारत में हिंदू ये भी होने चाहिए, हाँ, बच गया है, इसको कैसे करें। तो ये सब उनके हथियार हैं। एक्चुअली ये बोरोड नाइफ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोरोड नाइफ है, भाड़े के हथियार हैं उनके। इसलिए हमें इनको नष्ट करने के लिए इनको पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय करना होगा, सोशली डिस्ट्रॉय करना होगा, इकोनॉमिकली बाइकाट करना होगा, इंटेलेक्चुअली इनको डिफीट करना होगा। सब तरह से हम हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू संगठनों को कार्य करना चाहिए। रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, सिस्टमेटिक काम करना होगा। इनका जिसको अमृत जैसे निकल जाते हैं ना जी, वैसे इनका ताकत पॉलिटिकल पावर है ना, उसको हमें विड्रॉ करना होगा, डिफीट करना होगा। क्योंकि ये वहीं से इनको, ये सारा परिवार हाईली करप्ट है। अपने करप्शन को भी छुपाने के लिए ये सब इस तरह के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इमोशनल चीज़ें बुलाते हैं। अभी तो एक उनका फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला ना कहीं प्राइवेट में जो लीक हो गया, कि इन लोगों ने इतना कुछ ही समय में इतना करप्शन किया है, पैसा खाया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते ना। तो ऐसे लोग हैं, ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमें हिंदू समाज को इनको लड़ना होगा, हर लेवल पर इनको डिफीट करना होगा जी। तो स्वामी जी, अगर हम स्टालिन की ही बात करें तो उसकी जो माँ हैं, जिन्होंने अभी बयान दिया, उनकी जो माँ हैं वो मंदिर घूमती हैं, सारे मंदिरों में जाती हैं, और उन्हीं के घर में उन्हीं का बेटा जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है, क्रिश्चियन बन जाता है, और उन अपनी माँ के धर्म को समाप्त करने की बात करता है। तो ये कौन सी त्रासदी है, मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है? मेंटल डिसऑर्डर क्या है, देखिए क्या है कि इनको लगता है पॉलिटिकली जो है ना हमें, क्योंकि मैंने बोला ना कि इन्होंने इतना करप्शन किया, करप्शन कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए सब करते हैं। घर में ऐसे पूजा पाठ सब करते हैं। इनके ग्रैंडफादर भी ऐसे इलाके में रहते, तो जो ब्राह्मणों का ही इलाका था चेन्नई में है, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बोलते हैं गोपालपुरम का इलाका, वो वहाँ से मंदिर सब पास में लगता था। सब परिवार के लोग सोचते हैं कि हम जितना गलत काम करेंगे, हमारे परिवार के लोग पूजा पाठ करेंगे तो हम बच जाएंगे। और दूसरा चीज़, पॉलिटिकल जानते हैं कि तमिलनाडु की जनता इमोशनल है, उनको इमोशनली बहका करके अपना उल्लू सीधा कर सकती है। केवल अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और करप्ट लोग हैं जो अपने करप्शन को हाइड करना चाहते हैं। अभी आपने शुरुआत में बोला था कि ईवीआर के द्वारा पोषित एक आइडियोलॉजी है जिसको डीएमके आगे बढ़ा रहा है। तो नेहरू के जो विचार थे ईवीआर के बारे में, वो उनको क्रिमिनल बोलता था, करप्ट बोलता था, और एक घटिया स्तर का व्यक्ति भी बोलता था। तो नेहरू जी के ये विचार थे, और आज वही डीएमके कांग्रेस के साथ सम्मिलित होके कार्य कर रहे हैं। देखो तो क्या है, कांग्रेस शुरू से अपॉर्चुनिस्ट लोगों की पार्टी रही है, उसका कोई प्रिंसिपल नहीं रहा है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ काम करते रहे है ना, ये वही मुस्लिम लीग जो पार्टीशन के समय काम किया, ये वही लोग हैं। कांग्रेस है जो जिसने भिंडरावाला को प्रमोट किया। कांग्रेस शुरू से कम्युनिस्टों के साथ लड़ते रहे अपॉर्चुनिस्ट के लिए, लेकिन आज कम्युनिस्ट के साथ काम कर रहे हैं जी। ममता और कांग्रेस का झगड़ा कितना है कि देखो, अधीर रंजन पार्लियामेंट में कांग्रेस के विरुद्ध बात करता है जी, है ना जी।
नहीं, अधीर रंजन टीएमसी के विरुद्ध बात करता के है। विरुद्ध कांग्रेस का जो अधीर रंजन है टीएमसी के विरुद्ध में बात करता है। और यहाँ है क्योंकि ये सारे जो धूर्त मक्कार है ना, करप्ट लोग है ना, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले, परिवार का पॉलिटिक्स करने वाले, सब लोग इकट्ठे हैं। क्योंकि अब तक जो पिछले 9 सालों में लगभग ये जो लूट खसोट पहले करते थे वो सबका बंद हो गया है। बीजेपी और नरेंद्र भाई की गवर्नमेंट में एक काम तो बड़ा अच्छा हुआ है कि मेजर करप्शन कोई कैबिनेट लेवल पर बड़ा नहीं हुआ। छोटे मोटे ऑफिसर सब जगह बदमाशी करते हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसे सिस्टम एंड प्रोसेस उन्होंने बैठाया, ट्रांसपेरेंट किया है कि करप्शन के धीरे धीरे चांसेस कम हो रहे हैं। और आने वाले में बहुत सारा करप्शन कम हो जाएगा क्योंकि सिस्टम प्रोसेस है जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कंप्यूटराइज होगा, फेसलेस होगा, तो इनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इनको खाने को मौका नहीं मिल रहा है ना, पैसा खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारा एफर्ट्स है कि भाई हमारा सर्वाइवल, इसको नरेंद्र मोदी को हटाओ, इसलिए सब इकट्ठे हों। इनका कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है, कमिटमेंट है, एक दूसरे से लड़ते हैं। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप भानुमति कुनबा है, वो केवल नरेंद्र मोदी के इकट्ठा हुआ है। तो और अपना कंट्रडिक्शन इतना ज़्यादा है कि अपने कंट्रडिक्शन पर ही बिखर जाएगा। जी जी जी। तो आप कह रहे हैं कि एक अनहोली अलायंस है, जो कि बहुत अधिक देर तक टिकेगा नहीं। चलिए अब स्टॉलिन या दक्षिण भारत से सीधा नॉर्थ में आते हैं। और अभी मेवात हुआ। मेवात में मुख्य रूप से अगर देखें तो एक रैली जो महाभारत, एक यात्रा जो महाभारत के काल से चली आ रही है, वो बीच में रुक गई थी और उसको वीएचपी ने दोबारा प्रारंभ करने की चेष्टा की। तो वीएचपी के ही से ही सम्मिलित जो लोग थे वो उस यात्रा में गए, उन्हीं के ऊपर अटैक हुआ। तो परोक्ष रूप से देखें तो जो लोग मारे गए वो परोक्ष रूप से वीएचपी के ही लोग थे। नहीं, हमारे ही लोग थे जी। तो उनके बारे में वीएचपी क्या संज्ञान ले रही है? देखो क्या है कि आप जानते हैं मेवात शुरू से ही स्वतंत्रता, जिसको प्री इंडिपेंडेंस है ना, ये हब था ना मुस्लिम एक्टिविटी का, रेडिकलाइजेशन का हब था। आपको पता है दुनिया का मुसलमानों का सबसे ताकतवर एंड स्टिल्थ वॉरियर जिसको कहते हैं वो है तबलीगी जमात। उसकी सारी एक्टिविटी मेवात में हुई। पार्टीशन के बाद यही एक चंग था जो हरियाणा, राजस्थान, पाट इलाके में रह गया। वो हमारे लिए आज भी कैंसर की तरह से दुखता है। और पिछले 70 सालों में कांग्रेस के स्लोली जो इनके सपोर्ट का जो काम हुआ उसमें ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। हिंदू एट्रोसिटी इतना बड़ा कि लगभग 35 से 40 गांवों से हिंदू भाग गया। और सबसे ज़्यादा इन्होंने मुसलमानों ने, मेवात के मुसलमानों ने जो एट्रोसिटी की हमारे दलित हिंदू बंधुओं पर की। जब इस मुद्दे का हमें ज्ञान हुआ तो विश्व हिंदू परिषद ने काफ़ी कंपेन किया ना, पूरे नू इलाके में, मेवात के इलाके में हिंदू संगठन किया है ना, हिंदुओं का संबल बना, ताकत बना। और जब पलायन रुक गया और हिंदू जो मुसलमानों को वाक ओवर मिलता था वो रुक करके हिंदू रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। और हिंदू का मोरल बूस्ट करने के लिए ही, ताकत को बुक करने के लिए जो प्राचीन काल से ब्रजमंडल यात्रा थी उसका विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया। पिछली बार यात्रा शांति से हो गई तो हमने कहा ठीक है, समाज सब नॉर्मल है। तो हमसे क्या हुआ कि हम अपनी तैयारी से गए थे, लेकिन मुसलमानों ने अंदर से बहुत तैयारी कर रखी थी। उनका सारा इंटरनल कम्युनिकेशन था जिसमें हम लोगों ने, हमें इसका पता नहीं चला। और सबसे बड़ा है प्रशासन भी कंप्लीटली फेल्यूर था, इंटेलिजेंस फेल्यूर था। वो भी जब आम सबके सामने हो रहा, ट्रकें आ रहे हैं, स्टिकर लगे हुए हैं, इनका फेसबुक के माध्यम से इनका कम्युनिकेशन है, तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं था। और गवर्नमेंट ने अभी हमें वार्न नहीं किया और वैसे सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की। उससे हम पर अटैक हुआ, नुकसान हुआ और हमारे कार्यकर्ता मारे गए। हमें दुख है, हम कार्यकर्ताओं का लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने। ये तो क्या है, इनके साथ रहना है तो हमें कंटिन्यूस लड़ना होगा। और मेवात को इनके डोमिनेंस से हमें मुक्त कराना है, यही हमारी योजना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम इससे पीछे जाने वाले नहीं हैं। तो स्वामी जी, अभी एक रिटायर्ड जज को मेवात में भेजा गया था वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ का लेवल चेक करने के लिए। तो अभी आपने 37 गाँवों की चर्चा की। वो गाँव एज पर वो रिटायर्ड जज
37 गांव नहीं है, वो 85 गांव ऐसे हैं जहाँ से हिंदू पूरा विमुख हो चुका है, और उसके ऊपर 175 के करीब गांव टोटल मिला के ऐसे हैं जिनमें मात्र 5 परिवार हिंदुओं के बचे हुए हैं। तो ये टोटल मात्र 37 पे ना होके बहुत बड़ी एक संख्या होती जा रही है। और उसके ऊपर से लव जिहाद के केसेस या बीफ के केसेस, ये एक मेरे को ये भी जानना है कि जो मुसलमान, अगर हम मेव की बात करें, मतलब मेव और मुसलमान में थोड़ा सा अंतर था। जो मेव थे वो बीफ नहीं खाते थे, तो ये तबलीगी जमात ने इसको इतना रेडिकलाइज कैसे कर दिया कि आज वहाँ पे वो मेव जो कभी वेजिटेरियन हुआ करता था वो बीफ तक खाने लग गया। नहीं, क्या यही सारा चीज़ें हैं ना कि तबलीगी जमात को लगा कि मेव में कन्वर्टेड हैं, इनमें हिंदू आइडेंटिटी है, हिंदू परंपरा है। तबलीगी जमात का सबसे पहला काम है कि कहीं पर भी हिंदू परंपरा का मुसलमानों में ट्रेसेस है उसको इलिमिनेट करना। वैसा किया उन्होंने। हिंदू परंपराएं जो शादी ब्याह, खाने पाने, रहन सहन में था, उसको टोटली तबलीगी जमात ने स्पेशल एफर्ट्स करके इरेडिकेट किया। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जो अच्छे मेव हैं, है ना जी, उनको भी ये समझना चाहिए कि वो भी उनके सिविलाइजेशन जो रूट है उसको डिस्कनेक्ट करता है ना। और आपने जो जज जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, वो बात सही है कि बहुत बड़ी संख्या है जो गांव से जहां हिंदू हम खाली हो गए हैं। और कुछ गांव तो कुछ ही परिवार हैं, उनकी तो और भी स्थिति जैसे है दयनीय है, जैसे दांतों के बीच में जीव वाली स्थिति है। 35 तो ऐसे में बोल रहा हूँ जहां हिंदू एकदम जीरो जिसको कह सकते हैं हो गया है, वो संकट वाला स्थिति है ना। तो ये हमारे सामने चुनौती है। हिंदू समाज को, सभी जाति पंचायत को मिलकर के काम करेंगे। विष्णु परिषद का काम नहीं है, पूरे हिंदू समाज का काम है, सभी हिंदू संगठनों का काम है, सभी जाति पंचायतों का काम है कि बीच में अगर ये नासुर के रूप में मेवात बना रहेगा तो सबके लिए तकलीफ दे है। तो हमें इस पर काम करना और ये जो डिज़ाइन है उसको हमें डिफीट करना है। जी, तो यहाँ से मैं ये मान के चलूँ कि विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है और आगे इसको परस्यू करता रहेगा और आगे भी ब्रजमंडल यात्राएं होती हैं। विश्व हिंदू परिषद जो भी कोई भी मुद्दा लिया है, कभी किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है ना। हमारा काम ही है हिंदू की सुरक्षा, है ना, हिंदू के लड़ना और पूरे हिंदू समाज की पुनर्स्थापना करना। तो हम करेंगे, ये संकल्प है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए कई बार स्ट्रेटजी बदलना पड़ता है, स्लो एंड फास्ट, कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, सारा चीज़ करना लगेगा। लेकिन जिसको कह सके ना, हमें हर जगह लड़ना पड़ेगा, लेकिन फाइनली हमें जीतना है। जी, तो आजकल स्वामी जी एक नए टॉपिक के बारे में हम सुन रहे हैं, विश्व हिंदू कांग्रेस के बारे में। वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। देखो क्या है, ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की बात है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इस वर्ष 24, 25, 26 नवंबर को इम्पैक्ट कन्वेंशन सेंटर बैंकॉक में होने वाला है जी। उसकी चर्चा हो रही है। इसका पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुआ था 2014 के अंदर दिल्ली के अंदर, और दूसरा हुआ था 2018 शिकागो यूएसए के अंदर। इसका बैकग्राउंड देता हूँ। किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई ओकेजन चाहिए। तो पहला जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुआ था, ये डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार है ना, जिनको हम लोग परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उनका जन्म की 125वीं जयंती था जी। अब विश्व हिंदू परिषद का गोल्डन जुबली था, 50 वर्ष था। उसके उपलक्ष्य में हमने पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस किया था दिल्ली में, अशोका और सम्राट दोनों होटल में मिला करके। और दूसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस किया था 2018 में शिकागो में। स्वामी विवेकानंद का शिकागो लेक्चर हुआ था ना, सितंबर 11, 1893, उसका 125वीं जयंती था, उसके उपलक्ष्य में किया था। उसका उद्देश्य ये था कि भाई अमेरिका में सितंबर 11 को ट्विन टावर तोड़ दिया गया जी। और सितंबर 11 को 1893 स्वामी विवेकानंद का भाषण हुआ। तो अमेरिका को ये बताना था कि भाई एक सिविलाइजेशन ने आपका ट्विन टावर तोड़ दिया, एक ने आपको यूनिवर्सल मैसेज दिया ब्रदरहुड का ना जी, आपको क्यों स्वीकार करना है। तो संगठन वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो भी बहुत सक्सेस हुआ, 60 देश को 2500 डेलीगेट थे। इसके वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के पीछे का उद्देश्य क्या है कि देखो, किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी समूह को अगर दुनिया में ताकतवर बनना है ना और उसको सफल बनना है, तो उसमें कुछ फाउंडेशनल कंपोनेंट होते हैं ना जिस पर काम करना चाहिए। वो है इकॉनमी, एजुकेशन, मीडिया एंड पॉलिटिक्स, है ना।
जी। तो ये फाउंडेशनल चीज़, तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसमें 7 संगठन है ना। पहला वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, ये इकोनॉमी पर काम करता है। इसका उद्देश्य है कि हिंदू बिजनेसमैन ऑकलैंड टू अलास्का है ना, इसको कहते हैं ईस्ट से वेस्ट जी। और नॉर्वे जिसको ओस्लो टू जोहान्सबर्ग, नॉर्थ टू साउथ, आपस में कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें और बिजनेस को ग्रो करें, और उनके अंदर जो अफोर्ड जिसको कहते हैं ग्लोबल मार्केट एक्सेस का फैसिलिटेशन हो, अफोर्डेबल कैपिटल की इजीली अवेलेबिलिटी हो, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, इंटीग्रेशन एंड सरलता से हो, प्रमोटिंग यंग इंटरप्रेन्योर हो, और हमारा जो टैलेंट है ना, हमारा टैलेंट है ना, हमें उसका इंटीग्रेट करना है। नहीं तो क्या है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, सत्ता नरेला सुंदा पिचई बड़े सीईओ हैं, तो मैंने कहा वी आर मेकिंग अदर रिच बाय अवर टैलेंट, हम अपने टैलेंट से दूसरों को अमीर बना रहे हैं। अब देखो राकेश गंगवाल है ना जी, ज्वाइन किए, पार्टनर हुआ भाटिया के साथ, इन्होंने मिल करके भारत में सबसे बड़ा एयरलाइंस 10 साल में खड़ा कर दिया। तो ऐसे हमें टैलेंट का इंटीग्रेट करना। छठा चीज़ है कि बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए ना जी, ना, कि जिस देश में आप बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट नहीं करोगे वो देश कभी आगे नहीं बन सकता, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन वेल्थ क्रिएटर है, Exactly. टैक्स पे करता है, बैकबोन है। हमारा हिंदू समाज 2500 साल से लगभग 2300 वर्षों से लड़ रहा है ना। तो इस लड़ाई में इतना बड़ा हमारा समर्थन, सपोर्ट बिजनेसमैन का, कि अगर वो लोग वेल्थ क्रिएट नहीं करते तो हम इतने लड़ नहीं पाते। आज उनका ही वेल्थ जनरेशन है, जिसके कारण से उनका वेल्थ जनरेशन है, समाज का लड़ने की क्षमता है, समाज की ज्ञान परंपरा, ये सब मिलकर के जो है ना आज हिंदू धर्म जो बचा हुआ है। तो हम कहते हैं इस देश में बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और देखो हमारे शास्त्र में था जी, पुराने जमाने में था, बिजनेसमैन को हमारा श्रेष्ठी बोलते थे, है ना। नेपाल में आज भी श्रेष्ठी बोलते हैं, जैन साधु आज भी अपने प्रवचन में श्रेष्ठी वर्ड यूज करते हैं। वही श्रेष्ठी वर्ड पंजाब में सेठी हो गया है, वही श्रेष्ठी वर्ड राजस्थान में सेठ जी हो गया है, वही श्रेष्ठी वर्ड गुजरात में सेठ हो गया है, वही श्रेष्ठी वर्ड कर्नाटका में और कोंकण साइड में सेठी हो गया है, वही वर्ड तमिलनाडु में चेट्टी हो गया है ना। तो हमारे पूर्वज इसको रेस्पेक्ट करते थे बिजनेसमैन को। अच्छा, इसीलिए हमें अगर देश को ताकतवर बनना है तो ये काम करना। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 6-7 चीज़ों पर अभी काम करता है, और दुनिया भर में इसके कॉन्फ्रेंस पहले भी किए, जैसे हमने पहले हांगकांग में किए, फिर बैंकॉक में किए, फिर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस पहला दिल्ली में किए, फिर लंदन में किया, लॉस एंजल्स में किया 2016 में, 2017 में हमारा कैंसिल हो गया एक पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण अफ्रीका में, फिर 2018 में हमने शिकागो में किया, 2019 में मुंबई में किया, 2020 में हमारा हेग में होने वाला था, हमारा पार्टनर सिटी काउंसिल हेग था, कोरोना कारण रुक गया। तो ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम इस बार भी जैसे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का एक कंपोनेंट के रूप में होगा। इसमें बड़े टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, बिजनेसमैन, स्टार्टअप, फिनटेक, हेल्थ केयर, है ना, इन सब चीज़ को फंड वाले सब लोग आ रहे हैं। अब बड़ा कॉन्फ्रेंस है, तो बिजनेसमैन लोगों को इसमें आना चाहिए। दूसरा चीज़ है एजुकेशन। देखो जो भी देश है ना एजुकेशन पर ध्यान नहीं देगा ना जी, और समाज ध्यान नहीं देगा तो पिछड़ जाएगा। एजुकेशन हमारा बैकबोन है। आप जानते हो हिस्टोरिकली हमारा देश था जहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे देश से G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत ट्वीट करते हैं 1.8 मिलियन स्टूडेंट्स फॉरेन पढ़ने गए है ना, या चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं। आओ देख तो टैलेंट जा रहा है। फिर कहते $80 बिलियन जो है ना, $80 बिलियन उनका फीस पे करने में जा रहा है। अगर उस पैसे को आप भारत में रख लो तो हर साल 50 IIT और 100 IIM एक साल में बना सकते, इतना पैसा जा रहा है। हमारे लोगों ने इस पर काम नहीं किया है ना, तो उसके कारण से हम पिछड़ रहे हैं। टैलेंट तो हमारा जा रहा है जी, वेल्थ भी जा रहा है, और हम अपने टैलेंट से दूसरों को, इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहे हैं और ये उनका इकोनॉमी को भी, और उनका वेल्थ साइकिल पार्ट बन रहे हैं। अब देखो अपने लोगों को मैं बोलता हूँ, देखो एक स्टेट जैसे हमारे यहाँ, तो स्टेट में कोई अभी किसी ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। कैलिफोर्निया 1960 के अंदर कैलिफोर्निया हायर एजुकेशन मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने 10 यूनिवर्सिटी यूसी टॉप यूनिवर्सिटी बनाया है ना, जिसको यूसी सिस्टम, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कले, यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स करके। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया, उसके 23 कैंपसेस है ना यूनिवर्सिटी हैं,
फिर कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम है। आज टोटल इनरोलमेंट 50 लाख है जी। मैं बता रहा हूँ कि ये जब ये सारा सिस्टम सब हुआ जब 1960 का अर्थ है आज के 60 साल पहले। इसके कारण से सारा अमेरिका का टैलेंट वहाँ गया, दुनिया का वहाँ टैलेंट गया। परिणाम क्या निकला कि आज के 50-60 पहले अमेरिका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब बना ना, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं ना। बाद में सिलिकॉन वैली कंप्यूटर का बना, जिसके कारण से सिलिकॉन वैली बोलते हैं, सेमीकंडक्टर के कारण से सिलिकॉन वैली बोलते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर डेवलप हुआ, हॉलीवुड डेवलप हुआ, वहाँ डिज्नी वर्ल्ड डेवलप हुआ। तो ये टैलेंट की चीज़ है। आज देखो भारत में कहीं पर भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हाई क्वालिटी का नहीं दिया, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इस पर हम हिंदू एजुकेशन बोर्ड करता है कि भारत के अंदर कैसे गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम का कैसे उसका वहाँ पर पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा हो, है ना, गवर्नमेंट लेवल पर पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे हो। फिर फैकल्टी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फैकल्टी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। करिकुलम अच्छा होना चाहिए, एडवांस लेटेस्ट करिकुलम होना, कैंपस इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि थॉमस फ्रीडमैन ने अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया, जो अपने बुक में लिखा है वर्ल्ड इज फ्लैट में, पूछा कि एक लड़के से पूछा अमेरिकन बच्चे स्टूडेंट्स क्यों नहीं साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स पढ़ने आ रहे हैं, कौन जा रहा है पढ़ने, अमेरिका में पढ़ने, भारत वाले, चीन वाले, कोरिया वाले, जापान जा रहे हैं। तो उसने कहा कि सर अमेरिकन स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग द यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी, दे आर कमिंग फॉर फन। ये लोग फन के लिए आ रहे हैं, एंड देयर इज नो फन इन साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, इट इज बोरिंग टू अनलेस योर फंडामेंटल इज क्लियर। तो ये वो अमेरिका, ध्यान दो, ये वो अमेरिका है जिसने पूरा साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पर दुनिया में डेवलप हुआ, रिच एंड प्रॉस्परस पावरफुल बना। आज वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर सारा मार्क्सिस्टों का कब्जा हो गया है, तो अमेरिका डिक्लाइनिंग हो रहा है। उसी थॉमस फ्रीडमैन ने बिल गेट्स से पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ चाइना। तो उसने कहा देखो चाइना का सक्सेस इसलिए हो रहा है कि चाइना थर्ड वर्ल्ड कंट्री था ना उस समय। अगर होना ये चाहिए था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री चाइना, तो उसका रोल मॉडल ब्रिटनी स्पीयर को होना चाहिए, लेकिन ब्रिटनी स्पीयर नहीं है। आई एम द सक्सेसफुल, बिल गेट्स इज रोल मॉडल। वो कहता है द ब्रिटनी स्पीयर ऑफ चाइना इज बिल गेट्स। फिर किसने उससे पूछा कि वाई द अमेरिका इज डिक्लाइनिंग, तो उसने बहुत अच्छा कहा कि द बिल गेट्स ऑफ अमेरिका इज ब्रिटनी स्पीयर। मैं बिल गेट्स हूँ जो यहाँ का सक्सेसफुल रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हूँ, है ना, ब्रिटनी स्पीयर, इसलिए अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है। तो आप देखो कि एक तो ये सारा चीज़ क्या है, मार्क्सिस्ट लोगों ने जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा कर लिया, जिस मार्क्सिज्म को ताकत और इकोनॉमी के बल पर अमेरिका ने डिफीट किया संसार में, आज वही मार्क्सिज्म अमेरिका में घुस करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। वही मार्क्सिज्म हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुसा हुआ है। आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, यूजीसी के सिलेबस देखो, यूनिवर्सिटी को सिलेबस देखो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कल्चरल मार्क्सिस्ट अपना सब घुसे कर हमारे सारे जनरेशन को बर्बाद किए जा रहे हैं। तो हम सारा एफर्ट्स डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ताकतवर कर रहे हैं, तो ये सारा अंदर से हमें खोखला कर देगा। तो इस पर हमें काम करना है, ये हम काम करते हैं। तो ये हिंदू एजुकेशन बोर्ड का सारा फोकस का एरिया है, तो हम काम करते हैं। दूसरा जो एजुकेशन का जब कॉन्फ्रेंस है, एक और जो एरिया है जिस पर हम काम करते हैं कि भाई भारत में हिंदू स्टडी नहीं पढ़ाया जाता था। नॉलेज के बारे में भारत क्या हुआ, हिंदू के बारे में नॉलेज प्रोड्यूसर अमेरिका होगा, हम डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जबकि होना चाहिए था हमारा, हमें, है ना। तो हमारी टीम ने इस पर काम किया। आज लगभग 22 यूनिवर्सिटी के अंदर एमए हिंदू स्टडी का कोर्स है, जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड कोर्स चल रहा है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस इस साल से शुरू हो जाएंगे। तो ये एफर्ट्स करना है, तो एजुकेशन का काम है। तीसरा जो इस पर हम काम करें, हिंदू मीडिया कॉन्फ्रेंस, है ना, मीडिया की बात है। देखो मीडिया में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो इसका बहुत बड़ा है, न्यूज़ है, न्यूज़ में प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, आजकल डिजिटल आ गया है, फिर सोशल मीडिया है, फिर कॉमर्स मीडिया, टेक्नोलॉजी का मीडिया है। इन सब चीज़ों पर भी हमें काम करना है। तो मीडिया क्या परसेप्शन क्रिएट करता है, परसेप्शन बिकम रियलिटी। किसी ने सही कहा ना, वर्ड्स आर द न्यू वेपन, सैटेलाइट्स आर द न्यू आर्टिलरी, ना। तो हमें इस पर काम करना है। देखो क्या दुर्भाग्य है कि किसान बिल, जो 3 किसान बिल किसानों के पक्ष में था, लेकिन सारे लेफ्टिस्ट मीडिया ने इसको ऐसा प्रोपेगेंडा किया, एंटी किसान है। फाइनली नरेंद्र मोदी की पावरफुल गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा ना। सीए का भारत के मुसलमानों से लेना देना नहीं था, मीडिया ने ऐसा किया कि ये मुसलमानों के विरोध में। तो फाइनली क्या, अभी तक होल्ड पर रखा हुआ है,
इसलिए मीडिया के ऊपर हम लोग को काम करना, अच्छा काम करते हो तो अच्छा दिखना चाहिए। और दूसरा चीज़ देखो, मीडिया में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत के अंदर इतना निगेटिव स्टीरियोटाइप पैदा करता है कंटिन्यूअसली, इस पर भी लड़ना है। देखो हमने प्रोफेसर धीरज शर्मा IIM रोहतक के डायरेक्टर हैं आजकल, पहले IIM अहमदाबाद में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बॉलीवुड के ऊपर स्टडी किया 1960 से लेकर 2010 तक के, है ना। उसमें क्या देखते हैं, कहते कि बॉलीवुड जो है ना स्टीरियोटाइप, निगेटिव स्टीरियोटाइप पैदा करता है। आज ब्राह्मणों के विरुद्ध में भारत में इतना निगेटिव वातावरण है, क्यों है? वो बोलते हैं 62% बॉलीवुड के अंदर जो करप्ट पॉलिटिशियन है ना उसका ब्राह्मण सरनेम है। फिर कहते हैं व्यापारियों के विरुद्ध आज इतना निगेटिव वातावरण, ये वो व्यापारी जो टैक्स पेयर करता है, हार्ड वर्किंग करता है ना, उसके विरुद्ध है बोला करप्ट बिजनेसमैन है ना, 68% बनिया सरनेम है। हम लोग को देखो पता चला बाद में, हम सब सरदारों पर जोक मारते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कितना कि ये गुरुओं की बलिदानी परंपरा है ना। बिल्कुल हाँ, गुरुओं की बलिदानी परंपरा है। गुरुओं ने अपने 10वें गुरु ने तो अपने 4 पुत्र बलिदान कर दिए। फिर हमारे फौज से सब तरह की बलिदानी परंपरा है, उनको लाफेबल बनाया है। उन्होंने कहा 74% सिख कैरेक्टर इन द बॉलीवुड लाफेबल, ये जोक हो गया है। तो इस पर हम काम करते हैं। देखो वो इकोसिस्टम डेवलप करना होगा ना। देखो पहले आया कश्मीर फाइल, फिर आ गया केरला स्टोरी, है ना, कंतारा आया, आपको अब 72 हूरें आ रही हैं, कोई कर बंगाल स्टोरी है। तो ये सब चीज़ें आना चाहिए, आपको नेशनलिस्ट व्यू भी आना चाहिए जिससे कि लार्जर समाज पर इम्पैक्ट करता है। तो ये मीडिया फोरम का काम है। चौथा चीज़ है जिस पर हम काम करते हैं वो है पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, है ना, जो वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम ऑर्गेनाइज करता है। दुनिया में हम क्या करते हैं कि हिंदू लोगों को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए, है ना। नहीं तो आप पॉलिटिक्स में भाग नहीं लोगे तो आपको कोई भी कभी भी निकाल देगा। अफ्रीका में देखो हिंदू लोग अच्छे थे, है ना, बिजनेस वगैरह में, लेकिन सब नेशनलाइजेशन में तो देश उनसे निकलना पड़ा। तो हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है जहाँ से आपके इन्फ्लुएंस करने वाले पॉलिसी बन रहा है वो आपके विरुद्ध में जाएगा ना। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इंकरेज करती है यंग लोगों को पॉलिटिक्स में जाएं, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम, इंकरेजमेंट, प्लेटफॉर्म खड़ा करना। उसका अच्छा परिणाम भी होने लगा। इसमें प्रैक्टिसिंग, इस कॉन्फ्रेंस में जो है ना प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन, जो मिनिस्टर, कंट्री हेड ऑफ स्टेट, ये सब चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सब आएंगे, है ना जी। अब देखो कई जगह जगह हिंदू लोग अब MLA, MP, मिनिस्टर दुनिया भर में बनने लगे। सबसे बड़ी खूबी की बात है कि देखो ऋषि सुनक ऐसे बोलता है, मैं गर्व करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू के रूप में हूँ ना। उसको अपनी आइडेंटिटी चाहिए नहीं है। विवेक रामास्वामी लड़ रहा है एज ए हिंदू प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए। ये वही अमेरिका था जहाँ बॉबी जिंदल को अपना धर्म छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वातावरण बदल रहा है ना। तो ये काम है जिस पर हम करते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमें मंथरा सिंड्रोम से बाहर निकलना है। अब धीरे धीरे दुनिया भर का हिंदू समाज इससे निकल रहा है बाहर। मंथरा सिंड्रोम क्या है? कोई हो ही हमें क्या हानि, कोई भी राजा बन जाए हमें, हमारा स्टेटस तो वही रहेगा। ये मंथरा सिंड्रोम है ना। मंथरा कैकेयी को बताती है, जब राम के राज्याभिषेक का घोषणा होता है कि कैकेयी राम राजा बनेंगे, तो कैकेयी बहुत खुश होकर कंगन निकाल के उसको दे देती है। तो कैकेयी को बोलती है, तुम्हें मूलमती अक्ल नहीं है, भरत राजा बने, राम राजा मेरा, तो स्टेटस दासी करेगा वही रहेगा, तुम्हारा बदल जाएगा। तो इस मानसिकता से को हिंदू समाज ने बहुत ज़्यादा ही डाइजेस्ट कर लिया है। हमें इससे बाहर निकलना, हमें भीष्म पितामह को फॉलो करना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह क्या कहते हैं? सर्वे विद्या राजधर्म सुक्ता, सर्वे रोग लोका राजधर्म सुपयुष्टा, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधान यथा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। यानी ये राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, ये राजधर्म सभी लोगों में प्रविष्ट है, सभी धर्म या राजधर्म सभी लोग, सभी को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करता है, इसलिए प्रधान है ना। जैसे हाथी के पैर में सब समाज आते हैं, वैसे ही राजधर्म में आते हैं। तो ये हमें हिंदू को राजनीति का मास्टर होना चाहिए। यही चीज़ हम वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम के माध्यम से करते हैं, जो हिंदू पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। 5वां है वीमेन, है ना। देखो 50% हमारी महिलाएं हैं, है ना। अब हमारे माताओं के जनरेशन में तो कम पढ़ी लिखी थी, आज की महिला तो खूब पढ़ी लिखी, इक्वली टैलेंटेड, क्वालिफाइड, कैपेबल, नॉलेजेबल हैं, लेकिन हिंदू मूवमेंट में अभी भी उनका पार्टिसिपेशन कम है। निमित्त मात्र। हाँ, निमित्त मात्र, क्योंकि हमने उनके लिए कंटेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म, सपोर्ट सिस्टम, इंकरेजमेंट नहीं बनाया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बृंदा कारंत, तिस्ता सिडर जैसे बिग ब्रिगेड जो है ना मीडिया में डोमिनेट करते डिस्कोर्सेज में ना। तो इसको हमें भी
चैलेंज करना है और हमें अपने बहनों का जो टैलेंट है 50% यूटिलाइज करना है, तो ये काम हम करते हैं। छठा है कि यूथ, है ना, हम कहते हैं यूथ जी समाज का अगर ट्रेन नहीं हुआ ना, इंस्पायर्ड नहीं हुआ, तो हमारा सारा किया किराया प्रॉस्पेरिटी जो है ना 2 जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा। जैसे अमेरिका का हमने देखा है ना, इंग्लैंड का हम देख रहे हैं, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री आज डिक्लाइनिंग मोड पर। क्यों? कि सारा यूथ पब गोइंग जनरेशन हो गया। जो वेस्टर्न का जो प्रोपेगेंडा है, बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा, सिनेमा का है, जो वो हमारे यूथ को इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय ही कर रहा है ना, उसमें इंस्पिरेशन नहीं दे रहा है ना। उसके लिए हमारा कहना, हम यूथ को कहते हैं भी आपको लीडर बनना है ना, फ्यूचर का लीडर। लाइक ए डिसलाइक, एग्री डिसएग्री, यू आर गोइंग टू फेस द फ्यूचर। तो आपको कंटेम्प्रेरी जो चैलेंज है, इकॉनमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, लीडर्स, इसमें आपको अपफ्रंट होकर आना चाहिए आपको। और ये काम हम दुनिया भर में करना शुरू कर दें, और इसका अच्छा स्वरूप है कि फ्यूचर लीडरशिप को ट्रेन करना है। और सातवां जो हम काम करते हैं कि हिंदू समाज में क्या है, भाषाई संगठन है दुनिया भर में, है ना, डिनोमिनेशन जिसको कहते हैं, गुरु परंपरा संप्रदायों के संगठन है ना, इन सारे संगठनों को, रिलीजियस संगठनों को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर हम लाते हैं। वो उसको हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम बोलते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इनको कहते हैं कि एक सेक्शनल आइडेंटिटी से ऊपर उकल कर ट्रांसेंड करो हिंदू आइडेंटिटी में, और हिंदू समाज को मजबूत करने का काम करना है। जिसको मैं बोलता हूँ कि हिंदू समाज प्रेजेंट स्टेट क्या, मोतीचूर के लड्डू की तरह यूनाइटेड तो है, लेकिन दूसरे खा जाते हैं। इस मोतीचूर के लड्डू को हमें हार्ड लड्डू में, कड़क लड्डू में बदलना है। ये ही वर्ल्ड हिंदू जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस का काम है। और सातों कॉन्फ्रेंस मिल करके हम वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस बन जाते हैं। एक प्रकार से हिंदू पुनरुत्थान का बड़ा एफर्ट्स है, और दुनिया भर के हिंदू लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका अच्छा असर हो रहा है। और अगला कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का है, जो 3rd एडिशन होगा, वो 24, 25, 26 नवंबर को है। और सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर उपलब्ध है, www.worldhinducongress.org। इवन गूगल में डाल देंगे तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस डाल देंगे तो आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि हिंदू लोगों को इसमें आकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हिंदू पुनरुत्थान में भाग लेना चाहिए, और फ़ायदा होगा। जैसे बिजनेस वालों को फ़ायदा होगा, तो इकॉनमी वाले, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल्स, एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियन, मीडिया प्रोफेशनल, सभी तरह करके यूथ, वीमेन, पॉलिटिशियंस और हिंदू संगठनों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्वामी जी, आपने इसमें एक बात ये बोली कि सारे इकोनॉमिक फोरम को हम हिंदुओं को एक साथ जोड़ रहे इकोनॉमिक फोरम पे। तो अगर मैं एक जगह में पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्राचीन काल में जो हमारा जो जिसको आपने श्रेष्ठी बोला, या जो हमारा व्यवसाय करने वाला जो वर्ग था, वो धर्म कर्म के कामों में इतना ज़्यादा लिप्त था कि वो अपनी जो सैलरी थी या अपना जो पैसा धन अर्जित करता था, उसका 30 से 35% हिस्सा वो मंदिरों को दान देता था, और उन मंदिरों से फिर सृजन होता था शिक्षा का, उससे लंगर का इत्यादि का, ऐसी ऐसी चीज़ों का सृजन होता था। तो क्या उस हिंदू इकोनॉमी की ओर हम वापस जा सकते हैं, या उसका कैसे? देखो, पहला चीज़ क्या है कि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी थे, है ना जी। ये मेरा रिसर्च नहीं है, प्रोफेसर एंगुस मैडिसन ने पब्लिश रिपोर्ट से 20 साल भी से भी ज़्यादा होगा, 23-24 साल, 2000 में पब्लिश की थी। वर्ल्ड इकोनॉमी, हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक, द वर्ल्ड इकोनॉमी, मिलीनियर पर्सपेक्टिव करके 2 बुक लिखा था, जो 30 साल उन्होंने स्टडी की थी एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। उन्होंने बताया कि भारत के हिंदू आज वाले 33% वर्ल्ड GDP प्रोड्यूस करते थे 1000 साल तक। जी। मुस्लिम पीरियड में डिक्लाइनिंग शुरू हुआ, फिर भी सब्सटेंस है। ब्रिटिश टाइम में हम बहुत कम हो गए ना जी। ब्रिटिश के आने तक हम 22% वर्ल्ड GDP थी, है ना। और अगर उस समय दुनिया के और हिंदू को जोड़ लो तो हम 49% वर्ल्ड GDP प्रोड्यूस करते थे। ये हमारा सृष्टि वर्ग इतना सरल था, सिंपल था कि जिंदगी भर वेल्थ क्रिएट करता था। लेकिन आप 30-65% की बात करते हो, बहुत बड़ी वेल्थ जो है ना, ही गिव बैक टू सोसाइटी, उसके बारे में रिकॉर्ड है। भारत में सारे यूनिवर्सिटी जो सरकार के पैसे से नहीं चलते थे, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मशाला, हर चीज़ वो सृष्टि वर्ग दान देता था, है ना, और ये चलता था। अब क्या है कि अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में इन सारा जो चैरिटी का जो हमारा स्वभाव था, सेवा करने का स्वभाव था बिजनेसमैन के बीच में, इनको कंट्रोल करने के लिए कहा कि अगर आपको सेवा करने का स्वभाव है तो इसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन हर्डल पैदा करो ना, कंट्रोल करो। आपको एक सोसाइटी बनाओ,
ट्रस्ट बनाओ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे लोग सीधे साधे सरल थे, भाई हमने पैसा क्या हमने दान दिया, भूल गए। हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी ना कि दाएं हाथ दान देता तो बाएं हाथ को भूल जाते, तो बताते नहीं थे। ये तो वेस्ट से आया। वेस्ट ने कहा आपको दान करना है तो पहले एसोसिएशन बनाओ, चैरिटी बनाओ, बायलॉज बनाओ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाओ, है ना, फिर आपको हर बार मिनट लो, खर्चा करो, है ना। तो ये 2 जनरेशन में हमारा दान करने की परंपरा होगी खत्म। आप देखो 1860 में अंग्रेजों ने भारत को कंट्रोल किया, तो सबसे पहला लॉ है 1860 का सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार एक्ट है। लोग इसको समझते नहीं, ये सबसे डेंजरस लॉ मैं मानता हूँ कि जो हमें पैसा कमाए दान देना है तो दान दे दो, उसके लिए सारा करने की जरूरत क्या है ना। सही बात है। ये कंट्रोल करने के लिए देखो अमेरिका में चैरिटी 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड, भारत में नहीं है। ये हमारी परंपरा को खत्म किया। नहीं तो देखो बेस्ट भारत के अंदर प्राइवेट में देखो MIT मद्रास है ना जी, कोई सरकार ने नहीं बनाया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसी सरकार ने नहीं बनाया। आप गुरुकुल कांगड़ी किसी सरकार ने नहीं बनाया। आप देखो दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम, ये सारे कॉलेजेस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये सब हमारे समाज के लोगों ने बनाया। तो हमें क्या है, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से पहला काम है कि भैया 3-4 हमारे 4% वर्ल्ड इकोनॉमी है, तो पहले थोड़ा सरप्लस बढ़े ना, वेल्थ क्रिएट करें। जैसे एफ्लुएंस आएगा ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो उनका दिमाग इस तरह से होगा, फिर इंस्पायर होंगे ना। तो ये सारा एफर्ट्स करने का उसी दृष्टिकोण है। तो ये अभी आप कह रहे हैं कि 2 संस्करण इसके हो चुके हैं, तो इन 2 संस्करणों में क्या क्या लाभ हुए हैं, लोगों को कुछ लाभ हुए हैं? या देखो सबसे बड़ा लाभ है कि पहले लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, अब दुनिया भर में हिंदू नाम गूंज रहा है। और अभी आप देखो कल से ही जो चर्चा मैं जब से शुरू से कर रहा था वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के, हमारा जितने भी राइटिंग, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस में डेलिब्रेशन होता है, सब में हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि हमें हिंदुइज्म वर्ड नहीं यूज करना, हिंदू और हिंदू धर्म करना है। हमें इंडिया वर्ड नहीं यूज करना, भारत यूज करना है। भारत सरकार के लोग गलत कर सकते हैं, हम गलती नहीं कर सकते। हमने तो पूरा मैप, प्रॉपर भारत का मैप देते थे, जिसके अंदर वो गूगल मैप नहीं था जिसमें कश्मीर कट गया और चाइना को, वैसा नहीं, प्रॉपर ये वर्षों से हम कर रहे हैं। और दुनिया में कम से कम 30-40 कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए, इसके सब्सिक्वेंट जो इनके साथों के अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुए। तो आज देखो सबसे बड़ी चीज़ है मेन स्ट्रीम में भारत आ गया है ना, है ना। अब तो कितना आप देख रहे हो हल्ला गुल्ला कल से चल रहा है, मेन स्ट्रीम में, तो सबसे बड़ी सफलता है। दूसरा चीज़, अपने आप को लोग हिंदू नहीं कहते थे, वो हिंदू कहने लगे। एक अभी बड़ा टेक्नोलॉजी का कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में, उन लोगों ने आपस में चर्चा की लेट्स मेक ए हिंदू ए ग्लोबल ब्रांड, है ना। ये वही लोग थे, बड़े सेकुलर लोग थे ना, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ आ रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये सब इसके बेनिफिट हैं। टेंजिबल बेनिफिट तो जिसको कर सकते हैं, रियल सेंस में दुनिया भर के हिंदू बिजनेसमैन इकट्ठे होने लगे, आपस में बिजनेस करने लगे, हैं ना। ऐसे सभी फोरम में इस तरह का काम हो रहा, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। जो चेंज मैंने देखा वो चेंज कुछ ऐसा था कि अभी लोग कहते हैं कि हाँ हूँ मैं हिंदू, कर ले तू कुछ, हूँ हिंदू, ये बोलने लगे हैं। लेकिन हमें वो डेवलप करना है जहाँ पे किसी को इस बात से ऐसा ना कहना पड़े कि हाँ हूँ, कर ले कुछ। ये हो कि मैं हिंदू हूँ और मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है इस बात पे। कोई जैसे मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कहता ना उसके गर्व होने पे, वैसे हिंदू के गर्व होने पे किसी को क्यों दिक्कत है? क्या हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखो प्री इंडिपेंडेंस स्वामी विवेकानंद से लेकर के हिंदू का प्राइड सब जगह है। यहाँ तक कि एंटी हिंदू अखबार, उसमें नाम में भी हिंदू है। आज भले एंटी हिंदू हो गया लेकिन वो हिंदू है ना। आप दूसरी चीज चले जाओ कि उस समय हिंदुस्तान मशीन टूल्स, है ना, गवर्नमेंट की जो कंपनियां थी ना, हिंदुस्तान मशीन, हिंदुस्तान स्टील, ये सब में हिंदू नाम था। यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनियों में हिंदुस्तान सीबाग आएगी, रिचर्डसन, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, आज भी हिंदू नाम था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो नेहरू और कांग्रेस की पॉलिसी रही, मीडिया लेफ्टिस्टों की पॉलिसी, हिंदू शब्द को विलीफाइड कर दिया ना, और इतना विलीफाइड कर दिया कि पब्लिक में हिंदू कहने का अर्थ है कि समथिंग बैड, है ना। उसको डिफॉल्ट सेटिंग कर दिया कि ये हिंदू मीन्स बैड।
ये क्यों हुआ? और हम हिंदू लोगों ने भी हिंदू को पब्लिक स्टेज पर जाके, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाके ओपन में कंटेम्प्रेरी काम नहीं किया एज ए हिंदू, है ना। जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स जैसे हम कर रहे हैं। जैसे हमने अपने संगठनों के नाम ही देखो, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू बिजनेस नेटवर्क, है ना, यंग हिंदू एंटरप्रेन्योर नेटवर्क, हिंदू मीडिया फोरम, हिंदू एजुकेशन बोर्ड, वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियन, हिंदू मेन फोरम, हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एसोसिएशन। ये हिंदू नाम से पब्लिक स्पेस में कंटेम्प्रेरी में हमें कंटिन्यूसली काम करेंगे तो हिंदू फिर फैशनेबल कूल बन जाएगा ना। तब आपने किसी को भी हिंदू कहने में नॉर्मल होगा, गर्व का महसूस होगा, नॉर्मल होगा। हुआ क्या, 70 सालों में ऐसा हो गया कि अच्छा को हुआ तो इंडिया हो गया, अच्छा को हुआ तो इंडिक हो गया, है ना। सबने हिंदू आइडेंटिटी से रीट किया, यही हमारा वीक पॉइंट रहा। उसी को हम रीएस्टेब्लिश करने के लिए, रीएम्फेसाइज करने के लिए सब हम कर रहे हैं जी। तो ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बड़े बड़े लोगों का आपने अभी नाम भी लिया, तो ऐसे कौन कौन से बड़े लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं? देखो ऐसा है, अब कई सारे लोग आ रहे हैं। जैसे इकॉनमी के फील्ड में जाओ तो बड़े जो टेक्नोलॉजी के फील्ड के श्रीधर वेम्बू है ना जी, जोहो के फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ हैं। स्कैनरे के आलवा जी हैं। बॉम्बे स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आ रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी एसएमई के हेड आ रहे हैं। बहुत सारे फंड वाले आ रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। ओके। फिर एजुकेशन में भी ऐसे बहुत सारे वाइस चांसलर हैं, एकेडमिक्स भी आ रहे हैं। मीडिया के आपको फिल्म इंडस्ट्री से भी देखो, विवेक देवराय हैं, आपके कश्मीर फाइल वाले हैं, और भी लोग मीडिया के फिल्म इंडस्ट्री से, न्यूज़, सभी लोग आ रहे हैं। न्यूज़ टेलीविज़न से के भी लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पॉडकास्ट वाले भी अच्छे अच्छे पॉपुलर नाम आ रहे हैं। वैसे पॉलिटिक्स में तो कई जगह देशों के कंट्री हेड भी आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, सो आ रहे हैं। तो ऐसे आ रहे हैं लोग, दुनिया भर के आ रहे हैं। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और अच्छा इंस्पायरिंग है। सब लोग जुड़कर मिलजुल के काम करते हैं जी। तो स्वामी जी, और यहाँ से योगी जी भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी भी आ रहे हैं जी। तो स्वामी जी, मैं इसमें एक अब तो मुझे कई लोगों ने कहा, कई मिनिस्टर लोगों ने भी कहा कि हम भी चलेंगे। अब मैंने कहा इकोनॉमी वाले फील्ड में, जो इंडस्ट्री से, हम तो देखो इकोनॉमी वाले फील्ड में तो उसमें आएंगे। और कई और चीफ मिनिस्टरों ने कहा हम भी आना चाहते हैं। अच्छा जी, ये एक सकारात्मक चेंज है। तो स्वामी जी, मैं इसमें अब ये जानना चाह रहा था आपसे कि यदि कोई आम व्यक्ति जाना चाहे ऐसे फोरम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो उसको वो कैसे आ सकता है? रजिस्टर करने का कोई प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन होती है क्या? हाँ, सारा चीज़ ऑनलाइन है। देखो www.worldhinducongress.org की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। आम जनता का रजिस्ट्रेशन जो है ना $300 है ना जी 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 जी। और जो हिंदू होना चाहिए ना, हिंदू का अर्थ है, हिंदू में हमारे सभी लोग, जैन, बौद्ध, सभी लोग इंक्लूडेड है ना। जी 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 जी। सिख है, सब इंक्लूडेड, जिनको प्राइड है इनको कहने का, वो सब लोग उसमें आए। उनका अभी है 300। और जो महिला लोगों को अफर्मेटिव हमने डिस्काउंट दिया है, $200 का है। और यूथ जो स्टूडेंट्स है ना, ID कार्ड होल्डर है, बिलो 35 है, उसको $150 है। सब रजिस्टर्ड करें, रजिस्टर करके उस पर आएँ और हिंदू मूवमेंट का पार्ट बने। और वहाँ एकोमोडेशन है, सब कुछ। अभी तो फ्लाइट भी सस्ता है, बुक करके आएंगे तो अच्छी चीज़ है जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि इस बार जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हो रही है वो बैंकॉक में हो रही है। तो बैंकॉक में रखने की कोई विशेष कारण, या फिर मतलब भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू भारत में है तो भारत में क्यों ना रख के बैंकॉक में क्यों रखा गया? देखो क्या है कि हमारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में एक सब्जेक्ट है, रीचिंग टू अनरीच्ड एरिया। हिंदू केवल भारत के ज्योग्राफिकल एंटिटी या ज्योग्राफिकल टर्म में ही हम लोग नहीं, हमको एक्सपेंडिंग होना चाहिए ना, फैलना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे अब हिंदू हमारा साउथ अमेरिका में फैल रहा है, यूरोप में फैल रहा है, अफ्रीका में फैल रहा है, सेंट्रल एशिया में फैल रहा है। तो जैसे पहले भारत में हमने शुरुआत की, फिर वेस्ट में गए, अमेरिका में गए, इस बार ईस्ट में आए हैं। थाईलैंड क्या आसियान का हब है ना। आसियान क्या, देखो आज भी नरेंद्र भाई वहाँ गए हुए हैं, कोई आसियान का समिट हो रहा है ना। ये आसियान एक ज़माने में पुराना हिंदू एरिया हुआ करता, हमारा हिंदू बौद्धों का एरिया हुआ था। तो अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ आउटरीच हमारा बेटर होगा, संपर्क ज़्यादा हो। इसलिए हमने बैंकॉक किया। अब बैंकॉक का मेन क्या है, वो हब है जी, आसियान का हब है जिसको बोलते हैं ना, जिसके अंदर थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम,
फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। अब देखो कितनी अच्छी बात है। अब देखो सिंगापुर का फिर काफ़ी समय के बाद एक प्रेसिडेंट हिंदू बन गया, तो ये सब चीज़ अच्छा मार्क है ना जी। तो स्वामी जी, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप दर्शकों को कुछ अपनी ओर से कहना चाहें तो। मेरा दर्शकों से यही कहना है कि देखो, ये हमारे लिए एक अच्छा समय है, अमृत काल है। हिंदुओं को हर क्षेत्र में हिंदू के नाम से पुनरुत्थान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा कि इकॉनमी, एजुकेशन, एकेडमिया, मीडिया, पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, जो है इन सब में आगे बढ़ना, और जो हमारे सामने चैलेंज हैं उस पर भी डिस्कस, डिलिब्रेट करके सॉल्यूशन ढूंढना। जैसे अपने हमें मंदिरों को भी लिबरेट करना है, ये सारा मूवमेंट खड़ा करना है, तो ये इसमें सब में पार्टिसिपेट करना, इसी के लिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है ना। और इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए और हिंदू समाज का जो पुराना ग्लोरी है उसको आगे ले जाना है। जैसे श्री अरबिंदो कहते हैं, द कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस, है ना। ऐसा देश जिसका नौजवान लोग अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं, वर्तमान में मेहनत करते हैं, उन्नत भविष्य की कल्पना करते हैं, और ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस उसी का एफर्ट्स है। हम सबसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, आमंत्रण देते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें, और हिंदू समाज का जो पुराना ग्लोरी हम दुनिया में डिग्निटी, रेस्पेक्ट के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, गर्व के साथ रह सकें। जी, तो ये थे स्वामी विज्ञानानंद जी, जो कि VHP के, विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी थे, और इनसे हमने चर्चा की कि क्या वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होना चाहिए और अन्य विषयों पर। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।